Now, dear students, we come to part 3 of our chapter 19, Pertinent CPM. इस पार्ट के अंदर हम जो है वो सीपीएम एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और उसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे, और इससे अगले पार्ट के अंदर मैं उसको प्रैक्टिकली समझाऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू और एक नेटवर्क डायग्राम के थ्रू। तो इसमें हम सिर्फ इसकी थ्योरी देखेंगे इस पार्ट के अंदर, पार्ट 3 के अंदर। अब हम बात करते हैं सीपीएम एनालिसिस की। देखिए, सीपीएम एनालिसिस क्या चीज है। सीपीएम जैसे हमने बताया था क्रिटिकल पाथ मेथड होता है। तो जो सीपीएम एनालिसिस है वो रिक्वायर करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज एंड क्रिटिकल पाथ, यानी कौन कौन सी एक्टिविटीज क्रिटिकल हैं और क्या क्रिटिकल पाथ है। तो जो टाइम एस्टिमेट होगा सीपीएम के, या जो सीपीएम है जो क्रिटिकल पाथ मेथड है, उसमें कुछ नोटेशन हमें इस्तेमाल करनी है जिनके बारे में हम बात करेंगे। और जो उसमें सबसे पहले नोटेशन है वो एक्टिविटी। हमने पहले भी बताया था एक्टिविटी को एक पेयर वाले ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, आई जे, जिसमें आई टेल इवेंट को और जे हेड इवेंट को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी चीज है इसमें EI अर्लीस्ट अकरेंस टाइम ऑफ एन इवेंट आई को रिप्रेजेंट करेगा। अर्लीस्ट अकरेंस टाइम का मतलब क्या है कि कोई काम कितनी जल्दी से जल्दी शुरू हो सकता है, यानी कोई इवेंट जो है वो जल्दी से जल्दी कब होगा, उसको हम EI से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही LI जो है वो लेटेस्ट अकरेंस टाइम ऑफ एन इवेंट है। लेट से यहाँ पर जो मतलब है वो देरी से है, न्यूएस्ट से नहीं है। यहाँ पर जो मतलब है वो देरी से है। देरी से मीन्स कि कितनी देर से देर में कोई इवेंट कंप्लीट हो सकता है। तो लेटेस्ट अकरेंस टाइम ऑफ इवेंट आई, LI से रिप्रेजेंट होगा। फिर चौथा हमारे पास में पॉइंट है E ऑफ SIJ। E ऑफ SIJ अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम का मतलब है कि दैट इज द अर्लीस्ट टाइम, ठीक है ना, विच द एक्टिविटी कैन स्टार्ट गिवन दैट इट्स प्रेसिडेंट एक्टिविटी मस्ट बी कंप्लीटेड फर्स्ट, यानी जल्दी से जल्दी अगली एक्टिविटी कब शुरू करी जा सकती है, जब उसकी पिछले वाली एक्टिविटी पूरी हो चुकी हो। इसी तरह से फिफ्थ पॉइंट है या नोटेशन फिफ्थ है हमारे पास में EFIJ, ये अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अब ये जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम है ये किसके इक्वल होगा भाई, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस जो एक्टिविटी का टाइम है कि भाई जल्दी से जल्दी कब शुरू करा हमने अपना कोई भी प्रोजेक्ट का काम या प्रोजेक्ट की एक्टिविटी या कोई भी इवेंट हमारे पास में जो है उसके अंदर जो एक्टिविटी टाइम है वो जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास में E ऑफ FIJ हो जाएगा। अब इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, एक एग्जांपल मैं इसमें लेता हूं कि जैसे हम मकान बनाना शुरू कर रहे हैं। भाई हमें मकान बनाना है और मकान बनाने में हमने किसी ठेकेदार को बनाने के लिए दे दिया, तो उसने कहा बाबूजी मैं 6 महीने में पूरा कर दूंगा आपका काम। और जो है उसने कहा ठीक है सर जो है, और वो जो है आपके पास में उसने कहा सर मैं कल से शुरू करूंगा काम और जो है 6 महीने के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा काम। हमने कहा चल भाई 6 महीने में नहीं, 6.5 में, 7 महीने में कंप्लीट हो जाए काम तेरा, कोई दिक्कत नहीं है। उसने जब ऐसे कह दिया हमने तो उसने कहा कोई बात नहीं सर जो है। तो उसने क्या करा कि कल से ना शुरू करके 2 दिन बाद से शुरू करा काम या 3 दिन बाद से शुरू करा, ठीक है ना। तो क्या हो सकता है कि भाई हमारा काम डिले कब होगा कि भाई अगर जैसे नींव डलनी थी, अगर 15 दिन के अंदर नींव डल जाती है हमारी, विद इन 15 डेज ऑफ स्टार्टिंग द वर्क, नींव कंप्लीट हो जाती तो हमारा काम पूरा हो जाता। तो अर्लीस्ट स्टार्ट क्या होगा कि भाई आज से हमने शुरू करा है, और अर्लीस्ट फिनिश क्या है, जैसे नींव भरने 15 दिन लग रहे हैं तो 0 से शुरू करा और 15 दिन और लगे, तो E ऑफ SIJ तो 0 हो जाएगा और E ऑफ FIJ 15 हो जाएगा। ओके है। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब छठा जो पॉइंट है वो है L ऑफ FIJ। L ऑफ FIJ का मतलब होता है लेटेस्ट फिनिश टाइम, यानी दैट इज लेटेस्ट टाइम इन विच द एक्टिविटी कैन बी कंप्लीटेड विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट, यानी भाई प्रोजेक्ट हमारा टाइमली कंप्लीट हो जाए और कितनी देर, यानी लेटेस्ट फिनिश टाइम का मतलब है कि लेटेस्ट टाइम देर से देर तक कब कोई एक्टिविटी पूरी हो सकती है विदाउट डिलेइंग द प्रोडक्ट। जैसे हम इसको ये कह सकते हैं कि भाई हम जो है नींव अगर हमारी 5 दिन भी डिले हो जाती तो यानी इसका मतलब 15 दिन लगने हैं, तो अगर 20 दिन तक भी नींव डल जाएगी तो क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो L ऑफ FIJ किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, यानी दैट इज द लेटेस्ट टाइम इन विच द एक्टिविटी कैन बी कंप्लीटेड विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट। यानी फिर भी हमारा मकान 6 महीने में पूरा हो जाएगा अगर 5 दिन डिले भी हो जाता है, तो लेटेस्ट फिनिश टाइम 20 डेज हो जाएगा उसमें। ठीक हो गया। चलिए अब 7th पॉइंट आता है L ऑफ SIJ, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। अब लेटेस्ट स्टार्ट टाइम का मतलब क्या होगा कि भाई ये किसके इक्वल होगा कि भाई लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस दी
टाइम रिक्वायर्ड। इसका मतलब यह है कि भाई 20 दिन में खत्म हो रहा था हमारा काम, 15 दिन लगने थे, तो इसका मतलब लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कितना हो जाएगा 5, यानी 5 दिन के बाद यानी 6वें दिन हमें हर हालत में काम शुरू करना पड़ेगा। तो ये किससे डिनोट होगा, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम से, और इसको एल ऑफ एस आई जे से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 8th पॉइंट आता है इसमें, इसमें है ड्यूरेशन, टी ऑफ एस आई जे, ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज जो है रिप्रेजेंट होता है तो टी ऑफ टी आई जे से। बहुत सारी बुक्स में इसमें आई और जे के बीच में कॉमा लगा के भी लिखते हैं, आपकी बुक में भी कॉमा लगा के लिखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हम सिंपल टी आई जे लिखें वो भी ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर टी आई कॉमा जे करके लिखेंगे वो भी ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। 10 अगर हम देखें अब किसी एक्टिविटी आई जे के लिए कि जो ई आई है वो ई ऑफ एस आई जे हो जाएगा, बहुत सिंपल सी चीज है। ऐसे ही एल आई जो है वो एल ऑफ एफ आई जे हो जाएगा, यानी ई आई तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हो जाएगा और एल आई लेटेस्ट फिनिश टाइम हो जाएगा। इसी तरह से ई ऑफ एफ आई जे ई ऑफ एस आई जे प्लस टी आई जे यानी ई आई प्लस टी आई जे हो जाएगा, और एल ऑफ एस आई जे ये मेरे पास में एल ऑफ एफ आई जे माइनस टी आई जे यानी एल जे माइनस टी आई जे हो जाएगा। तो ये बहुत आसान से हैं, छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, अगर आप याद रखेंगे तो इन क्वेश्चन को करना काफी आसान हो जाएगा। नाउ वी कम टू टाइम एस्टिमेट मेथड्स इन सीपीएम, यानी हमें क्या मेथड लगाने हैं जिससे हम ये जो जितने हमने पीछे टाइम पढ़े हैं, ई आई एस आई जे, एल एफ आई जे, एल ऑफ एस आई जे, ई ऑफ एफ आई जे, ये हम सब कैलकुलेट कर सकें, ई आई एल आई ये सब हम कैलकुलेट कर सकें, और इसके साथ साथ हम कुछ इसमें स्लैक टाइम कंसीडर निकालते हैं, वो भी हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो वो हम सब देखेंगे इसमें। तो इसमें जो हम मेथड यूज करते हैं वो है हमारे पास सबसे पहले फॉरवर्ड पास मेथड। तो जो फॉरवर्ड पास मेथड है वो क्या कहता है कि दी अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश टाइम आर कैलकुलेटेड बाय मूविंग फॉरवर्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, बढ़ते क्रम में चलेंगे हम जो है, ठीक है, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे हम थ्रू द नेटवर्क एंड कंसीडरिंग द प्रीडिसीसर एक्टिविटी, यानी जो हमारी पिछली एक्टिविटी पूरी हो गई उनको ध्यान में रखते हुए अगली एक्टिविटी हमें देखनी है, और इस मेथड के अंदर हम मैक्सिमम कंसीडर करते हैं, यानी देर से देर कितनी हो सकती है हमारे पास में वो हम कंसीडर करके चलते हैं। दूसरा मेथड है बैकवर्ड पास मेथड। जो बैकवर्ड पास मेथड है उसमें हम लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश टाइम की बात करेंगे, यानी वो कैलकुलेट करेंगे, और ये बैकवर्ड मूव करेंगे, यानी हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे नेटवर्क के अंदर, और इसके अंदर हम मिनिमम की बात करेंगे। इनको हम आगे आराम से डिस्कस भी करेंगे, इससे जो नेक्स्ट स्लाइड है और जो हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल करेंगे उसके अंदर इनको आराम से डिस्कस भी करेंगे, तो ये आपको बहुत क्लियर भी हो जाएगा कि किस तरह से है दोनों चीज हमारे पास में। अब तीसरी चीज इसमें जो टाइम एस्टिमेट के अंदर होती है वो हमें स्लैक टाइम कैलकुलेट करना होता है, और एक फ्लोट जो इससे अगले वाले स्लाइड के अंदर लिखा है वो भी हमें कैलकुलेट करना है। तो स्लैक टाइम फॉर एन एक्टिविटी इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और डिफरेंस बिटवीन द अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो ये हमारे पास में स्लैक टाइम होता है, डिटेल में हम आगे और पढ़ेंगे इसको। जो क्रिटिकल पाथ है, तो जो क्रिटिकल पाथ है एक्टिविटीज का वो क्या होता है जिनका स्लैक टाइम क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी ये जो डिफरेंसेस हैं अर्लीस्ट और लेटेस्ट स्टार्ट या अर्लीस्ट और लेटेस्ट फिनिश की, तो अगर इनके बीच का डिफरेंस 0 हो जाएगा तो ऐसी जो एक्टिविटीज हैं जिनके लिए ये 0 होगा तो वो पाथ जो एक्टिविटीज बनाएंगी दैट इज क्रिटिकल पाथ, और वो क्रिटिकल पाथ ही हमें रिक्वायरमेंट होती है इस क्रिटिकल पाथ मेथड के अंदर। देखिए अब हम बात करेंगे फ्लोट की। जो फ्लोट है वो एक्टिविटी के कॉरस्पॉन्डिंग होता है सीपीएम के अंदर, और 3 तरह के फ्लोट हम पढ़ते हैं। ये बड़ा एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेशन काफी पूछी जाती है फ्लोट्स की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के अंदर। और अगर हम देखें इसको तो किस तरह से है पहला फ्लोट हमारे पास में, जो पहला फ्लोट है वो कहलाता है टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट से हमारी समझ में क्या आएगा कि जो टोटल फ्लोट है किसी एक्टिविटी का इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टाइम अवेलेबल टू परफॉर्म एन एक्टिविटी एंड द एक्टिविटी ड्यूरेशन टाइम, यानी जो टोटल फ्लोट है वो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन। इसको सिंपल से एक एग्जांपल जो भी मैंने लिया था, जैसे नी भरवाने वाला एग्जांपल जो मैंने अभी कंसीडर करा था कि भाई देखो मुझे पता है कि मेरे पास मैक्सिमम अवेलेबल टाइम 20 दिन है नी भरवाने का, और मेरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा अगर 20 दिन से मैं ज्यादा लगाऊंगा, तो इट मींस मैक्सिमम अवेलेबल टाइम कितना है
20 दिन, और एक्टिविटी ड्यूरेशन कितनी है 15 दिन, तो जो टोटल फ्लोट बनेगा वो कितना हो जाएगा 5 दिन हमारे पास में। तो ये जो है 5 दिन जो है वो क्या है टोटल फ्लोट है, यानी हमारा जो वर्क है वो 5 दिन, फ्लोट का मतलब होता है बहना, यानी इसका मतलब ये है कि हम 5 दिन आगे पीछे हो सकते हैं बस, लेकिन हम विद इन 5 डेज यानी 6वें दिन तो हमें हर हाल में शुरू करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में अगर हम आगे देखें फॉर्मूले के लिए, तो जो टोटल फ्लोट है वो क्या है लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। देखिए बिल्कुल मैंने बताया था लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम मींस 20 डेज, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम मींस 0 और एक्टिविटी ड्यूरेशन 15। तो डिफरेंस अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 5 हमारे पास में, करेक्ट हो गया। अब इसी तरह से अगर फॉर्मूले वाइज देखें दोबारा से, तो टोटल फ्लोट होगा LJ माइनस EI माइनस TIJ, या ऐसे भी लिख सकते हैं LJ माइनस EI माइनस TIJ, और अगर EI प्लस TIJ देखें तो वो मेरे पास में E ऑफ SIJ हो जाता है, और सॉरी LJ माइनस अगर TIJ करेंगे तो वो मेरे पास में SIJ हो जाएगा, और माइनस EI तो E ऑफ SIJ होता है, और अगर एक बार इकट्ठा कर लूंगा तो LJ मेरे पास में LF FIJ बन जाएगा, और माइनस EI कितना होगा, मतलब ये रिजल्ट जो है ये E ऑफ FIJ हो जाएगा, यानी दोनों लेटेस्ट स्टार्ट में से अर्लीस्ट स्टार्ट अगर घटा दी जाए या लेटेस्ट फिनिश में से अर्लीस्ट फिनिश अगर घटा दिया जाए तो आपके पास में टोटल फ्लोट कैलकुलेट हो जाता है। देखिए ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस स्लाइड से लिया है, पीछे स्लाइड पे दे रखा था हमें फॉर्मूला ये, तो वहां से हम इसको एक बार देख लेंगे। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए सेकंड पॉइंट है हमारे पास में फ्री फ्लोट। जो फ्री फ्लोट है वो किसी एक्टिविटी के लिए डिफाइन करते हैं, और वो क्या है, इट इज डिफाइंड एज द एक्सेस टाइम अवेलेबल ओवर इट्स ड्यूरेशन टाइम, एक्सेस टाइम अवेलेबल ओवर इट्स ड्यूरेशन टाइम, यानी फ्री फ्लोट जो है वो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ इवेंट माइनस अर्लीस्ट टाइम ऑफ इवेंट J माइनस अर्लीस्ट टाइम फॉर इवेंट I माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन हो जाएगा, यानी कोई इवेंट जल्दी से जल्दी कब शुरू हो सकता है उस, और उससे पिछला इवेंट जल्दी से जल्दी कब शुरू हुआ था माइनस जो एक्टिविटी ड्यूरेशन है। जैसे फ्री फ्लोट को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि भाई अगर हमारा काम कोई 2 दिन नहीं भी चलता तो उससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा जो समय है दैट इज कॉल्ड एज फ्री फ्लोट, यानी फ्री फ्लोट है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे के ऊपर कवर भी हो जाएगा। जैसे इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हमारा नींव भरने का इवेंट था, ठीक है ना, और उसके बाद हमें नींव भरने के बाद दीवारें खड़ी करनी है, ठीक हो गया। तो दीवारें हम किस तरह से खड़ी कर सकते हैं कि भाई उसने कहा कि चलिए दीवारें जो हैं नींव भरने के 1 दिन बाद या 2 दिन बाद हम शुरू कर सकते हैं या 4 दिन बाद शुरू कर सकते हैं। तो इट मींस क्या होगा कि जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है इवेंट J का वो क्या होगा भाई 18 दिन हो जाएगा, और जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम था इवेंट I का वो कितना हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि नींव हमने 0 पे शुरू करी थी, और वो हमने कहा कि चलो 18वें दिन भी अगर होगा काम, 3 दिन का अगर हम गैप भी रखेंगे नींव भरने के बाद 3 दिन बाद भी दीवारें शुरू करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वो 18 हो जाएगा, और एक्टिविटी ड्यूरेशन हो गई 15, तो यहाँ पर फ्री फ्लोट कितना बन जाएगा 3 दिन हमारे पास में, यानी ये जो 3 दिन है ये हमारे पास क्या है फ्री फ्लोट है। तो जो फ्री फ्लोट है वो होता है EJ माइनस EI माइनस TIJ, तो अगर EI और TIJ को इकट्ठा कर ले तो ये मेरे पास E ऑफ FIJ होता है, यानी अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अब अगर आप देखो अर्लीस्ट फिनिश टाइम कितना होगा भाई, मेरे पास था EI तो कितना 0, TIJ था 15, ऐड करके दोनों को क्या करूंगा 15 और 0 ऐड करके 15 आएगा, EJ मेरे पास हो गया 18, तो 18 में से 15 घटाऊंगा 3 मेरे पास में आंसर आ जाएगा, तो 3 जो है वो क्या होगा फ्री फ्लोट होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, जो नेक्स्ट है हमारे पास में पॉइंट वो इंडिपेंडेंट फ्लोट है। जो इंडिपेंडेंट फ्लोट है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट फ्लोट ऑफ एन एक्टिविटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ टाइम बाय व्हिच द स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी कैन बी डिलेड without affecting the earliest start time of any immediate successor activity, assuming that preceding activity has finished at its latest finish time। क्या मतलब हुआ इसका कि जो इंडिपेंडेंट फ्लोट है वो होगा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ हेड इवेंट J माइनस लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ टेल इवेंट I, कि भाई वो देर से देर तक कब खत्म हो सकता है। इंडिपेंडेंट फ्लोट का मतलब कि भाई अगला इवेंट कब शुरू होगा। चलिए देखिए इसी में अगर हम बात करें, जैसे
अगर हम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम की बात कर रहे थे हेड इवेंट जे की, तो कितना होगा 18। लेटेस्ट फिनिश टाइम मैंने कितना का, टेल इवेंट का 20, यानी 18 माइनस 20 कितना हो गया, माइनस के 2, यानी यहाँ माइनस का 2 आ गया। इसका मतलब माइनस का 2 यानी नेगेटिव अगर इंडिपेंडेंट फ्लोट आ रहा है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू होगी 0, यानी कोई भी इंडिपेंडेंट फ्लोट नहीं होगा। लेकिन अगर इसी में अगर हम देखते ध्यान से कि भाई ये मेरे पास में अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हेड इवेंट का, यानी जो दीवारें खड़ी करनी है वो 21 दिन होता, और जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है वो कितना था, 20 दिन होता मेरे पास में, तो इन दोनों का डिफरेंस आता 1, तो उस केस में इंडिपेंडेंट फ्लोट हो जाता 1 हमारे पास में। तो इस तरह से इंडिपेंडेंट फ्लोट देखेंगे, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, क्योंकि आगे जो मैंने डिस्कस करना है नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, ये सब कैलकुलेट करेंगे। तो अभी आप थ्योरी बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, जो मैंने पीपीटी दी है इससे पढ़ें, बुक से आप पढ़ें और मुझसे प्रॉब्लम। देखिए इसी को कंटिन्यू करते हुए हम देखें आगे कि नोट हमने कहा है कुछ कि नेगेटिव वैल्यू जो होती है इंडिपेंडेंट फ्लोट की टेकन है 0, मैंने भी बताया भी है। और जो डिफरेंस होता है टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट के बीच में, यानी टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास में इंटरफेयरिंग फ्लोट कहलाएगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था वही वाला कि भाई अगर हम बना रहे हैं तो टोटल फ्लोट मेरा 5 आया था, फ्री फ्लोट मेरा 3 आया था, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2, तो इंटरफेयरिंग फ्लोट जो है कितना होगा 2 होगा। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक इनइक्वालिटी रिलेशन है फ्लोट्स के बीच में, जो पेज 773 पे दे रखी है आपकी बुक के अंदर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको एक्सरसाइज करनी है, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको डेफिनेशन अभी सब बताई है, तो उन्हीं डेफिनेशन का यूज करते हुए और जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया उसका यूज करते हुए इनइक्वालिटी आपने प्रूव करनी है। We now come to लास्ट स्लाइड। अब हम लास्ट स्लाइड के ऊपर हैं, और लास्ट स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे स्लैक की। उसने कहा जो स्लैक होता है वो इवेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, इसलिए आप ज्यादातर पर्ट के लिए यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सीपीएम के अंदर भी उतना ही यूज है। तो जो इवेंट स्लैक है वो इवेंट स्लैक कैसे डिफाइन करते हैं, उसने कहा फॉर एनी गिवन इवेंट द इवेंट स्लैक इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन इट्स लेटेस्ट एंड अर्लीस्ट अकरेंस टाइम। जैसे अगर कोई एक्टिविटी है मेरे पास में आई जे, तो जो हेड इवेंट स्लैक है वो बराबर होगा एल जे माइनस ई जे, और जो टेल इवेंट स्लैक होगा वो बराबर हो जाएगा एल आई माइनस ई आई। और यहाँ नोट करने वाली चीज जो है कि जो फ्री फ्लोट होता है वो टोटल फ्लोट में से अगर हम हेड इवेंट स्लैक निकाल देंगे तो फ्री फ्लोट आ जाएगा, और अगर हमें इंडिपेंडेंट फ्लोट कैलकुलेट करना है तो अगर फ्री फ्लोट में से टेल इवेंट स्लैक हटा दिया जाए तो हमारे पास में इंडिपेंडेंट फ्लोट कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपने याद करने हैं, और होप आप इस पीपीटी को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर दिस पार्ट ऑफ द पीपीटी।